नमस्कार दोस्तों। आज हमारे इंडियन ज्योग्राफी क्विक रिवीजन का 6th डे है। जैसे कि हमने टारगेट सेट किया कि हम 10 डेज में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट किया था। लास्ट 2 क्लास में हमने ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेट, उसके साथ हम सॉइल भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट के बारे में। जनरल ओवरव्यू देखते हैं। इंडिया प्रीडोमिनेटली एक्सपीरियंसेस ए ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। इंडिया में डोमिनेटली ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट होता है। द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस ज्योग्राफिकल एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उनको देख लेते हैं। कुछ फैक्टर्स जो लोकेशन और रिलीफ के बेस पे रिलेटेड हैं, जैसे लैटिट्यूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट या सी, एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल, रिलीफ फीचर्स। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोकेशन एंड रिलीफ से रिलेटेड हैं, जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। उसमें क्या क्या है? लैटिट्यूड आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कितना है, जोग्राफिकली, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल एंड रिलीफ फीचर्स। कुछ फैक्टर्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड से रिलेटेड हैं, उनमें है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड साइक्लोन्स। तो 2 कैटेगरी हैं जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो लोकेशन और रिलीफ से रिलेटेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड से रिलेटेड। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ जोग्राफिकल पोजीशन। जैसे इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री का लैटिट्यूडल एक्सटेंट है। दिस वाइड एक्सपेंस लीड्स टू सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अक्रॉस डिफरेंट लैटिट्यूड। जैसे हमारा ये इंडिया का एक जनरल मैप मान लेते हैं, तो ये जो एक्सटेंट है साउथ से नॉर्थ का वो 30 डिग्री का एक्सटेंट है। और इस एक्सटेंट की वजह से साउथ में कुछ यहाँ पे मान लीजिए कुछ कंडीशन अलग है टेम्परेचर की, प्रेशर की, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर की अलग कंडीशन, इसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। उसके बाद रोल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 डिस्टिंक्ट क्लाइमेट जोन में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में ट्रॉपिकल जोन एंड उसके नॉर्थ में टेम्परेट जोन बनता है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करता है क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में बनता है टेम्परेट क्लाइमेट, साउथ में रहता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके बाद इस डिवीज़न की वजह से नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस करता है हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस कंपेयर टू साउदर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया के जो भी प्लेसेस हैं उनमें टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा होता है, जबकि साउथ इंडिया में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है। ये तो हो गया लैटिट्यूड का पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। को कितने एरिया में पानी है, कितने एरिया में ज़मीन है, उसका भी फ़र्क पड़ता है अपने क्लाइमेट के ऊपर। तो जो जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में देखते हैं तो पेनिनसुलर जो इंडिया है, साउथ इंडिया का जो प्लेट्यू है वो सराउंडेड है वाटर बॉडी से ऑन 3 साइड। तीनों साइड पानी है, जैसे कि इंडियन ओशन साउथ साइड, अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। उसके बाद डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग रेट ऑफ लैंड वर्सेस वाटर क्रिएट डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन द इंडियन पेनिनसुलर लैंड मास एंड सराउंडिंग इंडियन ओशन। जैसे कि आपको पता है कि लैंड वर्सेस वाटर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हीटिंग एंड कूलिंग रेट को लेकर। उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडियन पेनिनसुलर लैंड मास और इंडियन ओशन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से सीजनल जो रिवर्स होती है विंड शीट वो मानसून सिस्टम को करेक्टराइज करती है। मानसून अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा फैक्टर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसको इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है। तो कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी लेवल से
या सी सोर्स से आपका जो प्लेस है वो कितना दूर है, डिस्टेंस पर है। लाइक वाटर हैज़ अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, एरियाज नियर द कोस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड स्टेबल टेम्परेचर। ऐसे एरिया जो कोस्ट के पास में है जैसे मुंबई, कर्नाटका, केरला, गोवा, वो स्टेबल टेम्परेचर उनमें होता है। जबकि जो दूर स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो सी लेवल से दूर हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, जिनको इनलैंड एरियाज बोलते हैं। मूविंग अवे फ्रॉम द कोस्ट द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज लीडिंग टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद क्लाइमेटिक पैटर्न में देखते हैं, वाइल एरियाज़ फार फ्रॉम द सी, जो सी से दूर है एरियाज़, वो एक्सपीरियंस करते हैं लोअर एंड लेस कंसिस्टेंट रेनफॉल, वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होता है, और टेम्परेचर वेरिएबिलिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जैसे कि वेरिएबिलिटी मतलब जैसे कि समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट होता है, एक्सट्रीमली हॉट इन समर्स, वेरी कोल्ड इन विंटर्स। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से इस इफेक्ट से सफ़र करता है, जो इंटेंस समर और इंटेंस विंटर फेस करता है। ये हमने 3 रीजन पढ़े, 3 फैक्टर पढ़े। उसके बाद 4th फैक्टर है एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल, जिसको बोलते हैं अल्टीट्यूड इफेक्ट। इसका प्रिंसिपल क्या है, टेम्परेचर जो है वो जनरली डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड में इंक्रीज़ करते हैं। इसको बोलते हैं लैप्स रेट, ये आपको याद रख लेना है। लैप्स रेट कभी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स या मेंस में। इसका मतलब होता है टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फेयर। जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे उसके एक पर्टिकुलर रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। जैसे एग्जांपल, इफ़ 2 places are on the same latitude, their elevation can lead to very different climate. फॉर इंस्टेंस आगरा एंड दार्जिलिंग को पकड़ लेते हैं, वो एक सिमिलर लेटीट्यूड पर है, बट दार्जिलिंग ज़्यादा कोल्ड है आगरा की वजह से बिकॉज ऑफ हायर अल्टीट्यूड। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं अल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पर या क्लाइमेट के ऊपर। जितना ज़्यादा अल्टीट्यूड होगा उतना ज़्यादा कोल्डर क्लाइमेट होगा। उसके बाद आता है रिलीफ, इम्पैक्ट ऑफ टेरेन। फिजिकल टेरेन फीचर्स लाइक माउंटेन्स इन्फ्लुएंस वेरियस क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इंक्लूडिंग टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, डायरेक्शन एज वेल एज द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। किसी प्लेस पर अगर माउंटेन्स है तो वो डिसाइड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को, बिकॉज वो अट्रैक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इसको समझने के लिए रोल ऑफ माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, जो साउथ वेस्ट मानसून को ब्लॉक करके रेनफॉल इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आते हैं हिमालयन माउंटेन्स। द मैसिव हिमालयन रेंज एक्ट एज ए बैरियर इफेक्टिवली ब्लॉकिंग फ्रिजिड कोल्ड, जो कोल्ड वेव आती है, साइबेरियन कोल्ड वेव बोलते हैं इनको, साइबेरियन कोल्ड वेव्स originating from Siberia and Central Asia, preventing them from entering the Indian subcontinent. This keeps India warmer than it would otherwise be latitude. मान के चलिए अगर हिमालय माउंटेन्स नहीं होता तो जो साइबेरियन वेव्स आती है, कोल्ड वेव्स, उसकी वजह से इंडिया में मोर कोल्डर कंडीशंस होती है। उसकी वजह से आपको एग्रीकल्चर एंड बहुत सारे चीज़ों पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बट हिमालय इसको प्रोटेक्ट करता है साइबेरियन वेव्स को। उसके बाद द माउंटेन्स ऑल्सो एक्ट एज ए ऑब्स्टेकल टू द मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स, जो मानसून विंड्स अपर एयर सर्कुलेशन में फ्लो करती है उनके सामने ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, और उस वजह से रेनफॉल भी होता है, जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। इसके बाद ऐसे कुछ रिलीफ फीचर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे अरावली माउंटेन्स ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं बे ऑफ बंगाल मानसून विंड्स को, और उसकी वजह से ईस्टर्न राजस्थान में रेनफॉल होता है। तो अरावली माउंटेन की वजह से ही ईस्ट राजस्थान में रेनफॉल होता है, जो बे ऑफ बंगाल से आने वाली मानसून विंड को रोकता है और रेनफॉल करवाता है। उसके बाद अरेबियन सी वाली ब्रांच जो है, दिस रेंज इज अलाइंड पैरेलल। अरावली माउंटेन की जो रेंज है वो अरेबियन सी से आने वाली साउथ वेस्ट मानसून की जो ब्रांचेज हैं वो पैरेलल है, उसकी वजह से यहाँ पे नेग्लिजिबल रेनफॉल होता है वेस्टर्न राजस्थान में। उसके बाद वहाँ पे एरिड कंडीशंस बन जाती है। तो अरावली माउंटेन्स का दोनों ब्रांच के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट्स, जिसको हम सह्याद्रीज बोलते हैं। सह्याद्री में ओरोग्राफिक इफेक्ट देखने को मिलता है,
बिकॉज हैवी रेनफॉल मिलता है वेस्टवर्ड साइड, जिसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपकी, इसका डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ से सदर्न साउथ वेस्ट मानसून वेव्स आ रहे हैं, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये विंडवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है और ये साइड रेन शेडो एरिया है, उस साइड कम बारिश होता है, जिसको रेन शेडो एरिया बोलते हैं, जो बिहाइंड द वेस्टर्न घाट है। इसको आप समझ सकते हैं, मुंबई एंड पुणे दो बड़े शहर देख सकते हैं। मुंबई विंडवर्ड साइड डायरेक्शन में, पूना रेन शेडो एरिया में, उसकी वजह से मुंबई में रेनफॉल ज़्यादा होता है, पुणे में रेनफॉल रेस्पेक्टिवली कम होता है। वेस्टर्न घाट का इम्पैक्ट मानसून पर देख लिया आपने। इसके बाद नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स को लेकर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सरफेस विंड्स में जैसे हमारा जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट होता है लो प्रेशर कंडीशंस में नियर इंडिया में, उसकी वजह से वो जैसे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगा लो प्रेशर कंडीशंस में, तो वो साउथ वेस्ट मानसून को विंड करेगा। जैसे कि आपको पता है प्राइमरली इंडिया का रेन का सोर्स है साउथ वेस्ट मानसून। तो समर लाइक वेदर, समर के टाइम पे जो हमारा प्रेशर बेल्ट है वो लो प्रेशर कंडीशंस में शिफ्ट होता है इंडिया के ऊपर, उसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है। वहीं विंटर टाइम पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है और वो अट्रैक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शंस में। उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशंस भी बोलते हैं, जिनको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। जेट स्ट्रीम दो तरह की जेट स्ट्रीम्स होती हैं, एक तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दूसरा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये आपको याद रखना है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, जो इन्फ्लुएंस करती है अराइवल ऑफ मानसून को। इनको मावट भी बोलते हैं। ये जो रेनफॉल आती है उसको मावट भी बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बोलते हैं। और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो लिंक्ड है इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बत प्लेट्यू। जब तिब्बत प्लेट्यू इंटेंस हीट करता है तब ये जनरेट होती है और इंक्रीज करती है साउथ वेस्ट मानसून की इंटेंसिटी को। फ्लड लाइक कंडीशंस होती है जब तिब्बत प्लेट्यू हीट करता है ज़्यादा, तो नॉर्थ इंडिया में फ्लड लाइक कंडीशंस होती है। उसके बाद आता है साइक्लोन। साइक्लोन भी एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। हैवी रेनफॉल इज रिसीव्ड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आपने कभी देखा होगा हमेशा साइक्लोन बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन कोस्ट पर हमेशा ज़्यादा आया जाता है, बिकॉज जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन वो हमेशा ईस्ट इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और वो अक्टूबर से नवंबर मंथ में ज़्यादा आते हैं, बिकॉज जब मानसून हमारा रिट्रीट कर रहा होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बोलते हैं, दीज ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन रीजन और इन्फ्लुएंस करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ड्यूरिंग द विंटर सेशन। विंटर सीजन के टाइम पे मेडिटेरियन सी में जो साइक्लोन जनरेट होते हैं वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर रेनफॉल करते हैं, उनको हम मावट बोलते हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये रबी की जो क्रॉप्स होती हैं जैसे वीट हो गया, आपका मस्टर्ड हो गया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं उनके लिए, और कोल्ड वेव्स होती हैं ड्यूरिंग विंटर। इसके बाद आता है अपना क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन। तो हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कोपेन द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया उसके बारे में पढ़ते हैं। कोपेन क्लासिफिकेशन बोलते हैं उनको। जैसे हमें जनरली पता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, बट फिर भी इसके क्लाइमेट को कोपेन ने 8 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन, ये आपको याद रखना किस किस बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया है। पहला एक है फैक्टर रेनफॉल, दूसरा टेम्परेचर, ये हमेशा प्रीलिम्स में पूछा जाता है, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन। इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोपेन ने इंडिया को 8 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है। उन्होंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर्स
कैपिटल और लोअर केस यूज़ किए हैं डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स को मेंशन करने के लिए या डिनोमेशन करने के लिए। तो एक समरी जैसे कैपिटल ए दर्शाता है आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, इसमें रेन फॉरेस्ट एंड सवाना टाइप क्लाइमेट होता है। फिर कैपिटल बी आपको दिखाता है ड्राई, जिसमें एरिड डेजर्ट लाइक कंडीशंस होती है। फिर बी के कुछ सब कोड हैं, डब्ल्यू वो एरिड ट्रू डेजर्ट हो गया, एस सेमी एरिड या स्टेपी टाइप क्लाइमेट, और कैपिटल एच वो हॉट क्लाइमेट, कैपिटल के कोल्ड, फिर आता है कैपिटल सी। ये सब कोड हैं बी के। देख लीजिए कैपिटल ए दिखाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कैपिटल पी दिखाता है, कैपिटल बी दिखाता है ड्राई एरिड या डेजर्ट क्लाइमेट। फिर बी के कुछ सब कोड हैं, डब्ल्यू वो एरिड दिखाता है, एस सेमी एरिड, एच हॉट, के कोल्ड। फिर इसके बाद कैपिटल सी आता है, वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट शो करता है। कैपिटल डी आपका टेम्परेट टाइप क्लाइमेट। फिर कैपिटल ई पोलर क्लाइमेट, जिसको टुंड्रा क्लाइमेट बोलते हैं। फिर कुछ स्मॉल लेटर्स में स्मॉल एफ जो है वो दिखाता है फुल ईयर रेन या नो ड्राई सीजन। स्मॉल एम जो है वो डिनोमिनेटर करता है मॉनसून टाइप या सीजनल रेन को। स्मॉल एस समर ड्राई सीजन, स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई सीजन, स्मॉल जी में गैंगेटिक प्लेन टाइप जो सी डब्ल्यू से लिंक होता है। स्मॉल ए शो करता है आपको लॉन्ग या हॉट समर सीजन। स्मॉल बी आपको बताता है लॉन्ग या वार्म समर सीजन। स्मॉल सी शॉर्ट या कूल समर सीजन। स्मॉल डी शॉर्ट या कोल्ड विंटर सीजन। तो यह आपको क्लासिफिकेशन जब आप यूपीएससी मेंस लिख रहे होंगे या आरएएस या यूपीपीएससी का मेंस लिख रहे होंगे तब आपको ये कोपिन क्लासिफिकेशन पूछा जाता है हमेशा, या प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम 8 जो कोपिन ने क्लासीफाई किया है इंडिया के क्लाइमेट को उसके बारे में डीपली देख लेते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट रीजन आता है AMW। इसका नाम है मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। AMW का नाम क्या है? मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। इसकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट याद रखनी है, लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है। ये पाया जाता है केरला या कोस्टल कर्नाटका या गोवा साइड। उसके साथ में अंडमान या निकोबार आइलैंड ग्रुप में AMW टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पे मानसून ज़्यादा होता है और ड्राई सीजन बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं AMW। इस रीजन में टेम्परेचर जनरली 18 डिग्री, ये कुछ टाइप का एरर हो गया, 18 डिग्री टेम्परेचर एंड थ्रू आउट द ईयर रहता है। और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, जो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होता है इसका। कौन से में? AMW में। इसके साथ ये हमेशा रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होता है इसमें। और इसके साथ में यहाँ पे ये याद रखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें है इबोनी, रोजवुड, महोगनी, ये सब पाया जाता है AMW में। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है AS, जिसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल सवाना टाइप विद ड्राई समर। ट्रॉपिकल सवाना टाइप विद ड्राई समर। इसकी लोकेशन है कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, जो तमिलनाडु कोस्ट या कुछ आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में है। अनलाइक मोस्ट ऑफ इंडिया, दिस रीजन एक्सपीरियंसेस अ ड्राई समर। द मेन रेनफॉल इसमें होता है जो रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उसकी वजह से। तो AMW पढ़ लिया, उसके बाद AS पढ़ा। AS के बाद AS के साथ में आप पढ़ सकते हैं, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, जिसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। जनरली क्या होता है, कोरोमंडल कोस्ट वो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश रिसीव नहीं करता समर में, जबकि ये जब मानसून रिट्रीव होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, उससे इसको बारिश होती है, विंटर मानसून बोलते हैं इसको। इस क्लाइमेट रीजन AS क्लाइमेट रीजन में भी टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर एनुअली रहता है। वेजिटेशन में पाई जाती है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन, जिसकी जगह पर टीक। तो आपको एक क्लाइमेटिक रीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है, एक तो क्लाइमेटिक रीजन का उसका नाम क्या है, उसका एरिया, उसमें
रेनफॉल कितना होता है और उसका वेजिटेशन कौन सा पाया जाता है। उसके बाद आता है AW, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ के स्टेट्स हैं उनमें पाया जाता है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एंड बाकी पेनिनसुलर स्टेट्स। इसमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और रेनफॉल इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है आपकी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, एग्जांपल साल। तो हमने सबसे पहले पढ़ा AMW, उसके बाद हमने पढ़ा AS, फिर हमने पढ़ा AW, अभी हम पढ़ेंगे CWG, जो हमारा चौथा क्लासिफिकेशन है CWG। उसको बोलते हैं मानसून विद ड्राई विंटर। ये आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है। ये जो CWG वाला रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा आपको कॉन्टिनेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसकी वजह से यहाँ पे इंटेंस टेम्परेचर कंडीशंस होती है, एक्सट्रीम समर्स और एक्सट्रीम विंटर्स। यहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज होता है जब आप ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं। ये आपका इंडिया हो गया, ये वाले रीजन में CWG पाया जाता है। जब आप ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं तो रेनफॉल आपका डिक्रीज होता है। रेनफॉल अराउंड 50 से 200 सेंटीमीटर का होता है। इसमें वेजिटेशन आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। उसके बाद में फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन है वो है BSHW, जिसको बोलते हैं सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट रीजन। ये रेन शेडो जोन और लीवार्ड साइड वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ये ट्रांजिशन जोन है। इसके बाद ये पाया जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट्स में BSHW पाया जाता है, जहाँ पे सेमी एरिड स्टेपी लाइक कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम है, 25 से 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन पाई जाती है। इसमें राजस्थान में खेजड़ी, बबूल एट्सेट्रा। फिर आता है सिक्स्थ क्लासिफिकेशन आपको BWHW, जिसको बोलते हैं हॉट डेजर्ट रीजन, जो वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे इंटेंस टेम्परेचर कंडीशन होती है, जो हाईएस्ट डायूरनल टेम्परेचर। आपको ये डायूरनल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। ये क्या होता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। डे एंड नाइट के टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस BWHW जो वेस्टर्न राजस्थान में है उसी में पाया जाता है। जैसे कि दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी और रात को सबसे ज़्यादा ठंडी। यहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जीरोफाइट्स वेजिटेशन पाई जाती है। फिर आता है आपका सेवन्थ क्लासिफिकेशन। सेवन्थ है DFC बोलते हैं शॉर्ट समर विद कोल्ड ह्यूमिड विंटर। ये पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। DFC अरुणाचल प्रदेश में टेम्परेचर यहाँ पे 3 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है और रेनफॉल आपका 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। इसका फीचर क्या है, यहाँ पे हमेशा रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे ब्रॉड लीफ वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे मैपल। ये आपको याद रखना, ये UPSC प्रीलिम्स में पूछा भी गया है क्वेश्चन। मैपल लाइक ब्रॉड लीफ वेजिटेशन कौन से क्लाइमेट जोन में पाई जाती है, तो उसका आंसर था DFC, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब लास्ट जो कोपेन ने 8 क्लासिफिकेशन किए थे इंडिया के क्लाइमेट को लेकर, उसका लास्ट है E, जो पोलर क्लाइमेट रीजन है। ये पाया जाता है आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ में एक कॉन्टिनेंटल इफेक्ट भी देखने को मिलता है ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द सी। और यहाँ पर रेनफॉल डिक्रीज होता है जब आप नॉर्थ की साइड जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर वो है -3 डिग्री तक भी चला जाता है टेम्परेचर। यूनिक फीचर क्या है, लद्दाख जो रीजन है, इस रीजन में वो रेन शेडो रीजन की वजह से वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट भी पाया जाता है। यहाँ की जो वेजिटेशन है वो है माउंटेन वेजिटेशन। ये हमने पढ़ा क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट था, क्लाइमेट को क्या क्या अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर पढ़े हमने पहले, अफेक्टिंग फैक्टर पढ़े। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ी, फिर कोपेन का क्लाइमेट
कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो 8 भागों में डिवाइड किया है। तो ये आपको याद रखना है, मेंस पर्सपेक्टिव है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। कोपेन के जो 8 क्लासिफिकेशन है उनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर, तो वो हम देख लेते हैं। साइक्लोन का क्या है, जो लो प्रेशर सिस्टम इन द ट्रॉपिकल ओशन विद सर्कुलेटिंग एंड राइजिंग एयर लीडिंग टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड हैवी रेनफॉल। साइक्लोन का मैकेनिज्म क्या है, फ्रॉम डिप्रेशन टू साइक्लोन। सबसे पहले लो प्रेशर जोन बनता है, जो आइलैंड्स हैं ट्रॉपिकल ओशन में, वो क्या होता है, सोलर रेडिएशन की वजह से हीटअप होता है। उसकी वजह से वहाँ पे एक लो प्रेशर सेंटर बनता है, जिसके सराउंड में हाई प्रेशर जोन रहता है। सबसे पहला स्टेप, लो प्रेशर जोन बनता है बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन से लैंड हीटअप होने की वजह से। उसके बाद विंड सर्कुलेशन एंड कोरिलेसिस इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर, जो ओशन में हाई प्रेशर जोन बना है वो टुवर्ड्स लो प्रेशर जोन जो आइलैंड्स पे है। ड्यू टू कोरिलेसिस फोर्स विंड स्टार्ट होती है सर्कुलेटिंग अराउंड द लो प्रेशर सेंटर। जैसे आप इसका पैटर्न देखते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कोरिलेसिस इफेक्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो कोरिलेसिस इफेक्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे शो होता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद एक हीट इंजन इफेक्ट पढ़ना है आपको। हीट इंजन इफेक्ट क्या होता है, राइजिंग एयर एट द लो प्रेशर सेंटर कॉज कंडेंसेशन, क्रिटिकली कंडेंसेशन रिलीज लेटेंट हीट, और जो हीट रिलीज होती है उसकी वजह से ड्राइविंग एनर्जी मिलती है साइक्लोन को, और वो इंटेंसिफाई करता है एयर सर्कुलेशन को। इसी की वजह से साइक्लोन को हीट इंजन्स कहा जाता है। अब इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे लो प्रेशर के साथ में जो एयर सर्कुलेट करती है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड, वो उसकी वजह से कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और कंडेंसेशन की वजह से लेटेंट हीट रिलीज होती है, और लेटेंट हीट रिलीज होने से साइक्लोन को मूवमेंट मिलता है। इसकी वजह से साइक्लोन्स को हीट इंजन कहा जाता है। इसके बाद स्टेजेस ऑफ इंटेंसिफिकेशन। इसमें क्या है, अ लो इंटेंसिटी साइक्लोन ओवर एन आइलैंड इज कॉल्ड डिप्रेशन। As the system is pushed by trade winds over the oceanic region, it acquires vastly more water vapor. This leads to more condensation, greater latent heat release, and rapid intensification. जैसे लो प्रेशर आइलैंड्स पर अगर साइक्लोन बनता है तो उसकी इंटेंसिफिकेशन बहुत कम होती है, उसको डिप्रेशन बोलते हैं हम। बट जब ओशन से ट्रेड विंड्स फ्लो होती है तो वो साइक्लोन को साथ में लेकर फ्लो करती है, उसकी वजह से वाटर वेपर्स भी कैप्चर करता है साइक्लोन। और वाटर वेपर कैप्चर करने के बाद जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा स्टार्ट होता है, और कंडेंसेशन प्रोसेस ज़्यादा स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से आपको जो लेटेंट हीट है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा लेटेंट हीट रिलीज़ होगी उतनी ज़्यादा साइक्लोन इंटेंसीफाई होता जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी या उसकी डिवास्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद लैंडफॉल एंड डिसिपेशन। जैसे ट्रेड विंड्स हाई इंटेंसिटी साइक्लोन्स स्ट्राइक करते हैं ईस्टर्न कोस्ट, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट से स्ट्राइक करते हैं, वहाँ पे हैवी रेनफॉल करते हैं, और उस हैवी रेनफॉल के बाद में जो साइक्लोन की जो इंटेंसिफिकेशन की स्पीड है वो कम हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ देयर एनर्जी सोर्स। ये तो हमने पढ़ा कैसे उसका साइक्लोन का जनरेशन होता है। ये मेंस पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टर्म्स आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कोरिलेसिस फॉर्म के बारे में पढ़ना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज रोटेट होती है। उसके बाद आपको हीट इंजन पढ़ना है, लेटेंट हीट पढ़नी है, फिर आपको जो उसका डिसिपेशन फैक्टर है वो पढ़ना है, डिप्रेशन पढ़ना है। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की आँख जिसको बोलते हैं वो है लो प्रेशर सेंटर, नॉर्मल वेदर कंडीशन पाई जाती है, इसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, इसका डायमीटर अराउंड 50 से 80 किलोमीटर का डायरेक्ट इसका डायमीटर होता है, आई ऑफ साइक्लोन। और वॉल ऑफ साइक्लोन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पेरीफेरी रीजन है
आई के सराउंडिंग वाला। मैं मान ली ये आई है साइक्लोन का और ये इसका पेरिफेरल रीजन, ये वॉल है। यहाँ पे जो आई है यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ये सबसे सेफली जोन होता है। लेकिन जो वॉल है उसमें मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है। तो आपको याद रखना है साइक्लोन की आई और साइक्लोन की वॉल क्या है। इसके बाद ये कुछ रीजनल नेम है, जैसे अटलांटिक ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हरिकेन बोलते हैं। इंडियन ओशन में जो साइक्लोन आते हैं वो साइक्लोन ही बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया साइड जो साइक्लोन आते हैं उनको विली विली, और पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन आते हैं उनको टाइफून बोलते हैं। ये हमने पढ़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, साइक्लोन कैसे बनते हैं, कैसे वो रेनफॉल करते हैं, कैसे उनका मूवमेंट होता है, ये सब हमने पढ़ा डिटेल में। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम सॉइल को लेकर। सॉइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। सॉइल होता क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का मिक्सचर सॉइल होता है। इसका कंपोजिशन कैसे होता है? ये बनती है फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मेन कंस्टिट्यूएंट इसका होता है मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये आपको याद रखना है, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है सॉइल के पार्ट्स क्या होते हैं। तो सॉइल में सबसे इम्पोर्टेंटली क्या पाया जाता है? पहला मिनरल्स, दूसरा वाटर, तीसरा एयर एंड फोर्थ ऑर्गेनिक मैटर। ये 4 चीज़ों से सॉइल बनी होती है। जनरली अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज ह्यूमस आर रीन्यूएबल। ये नॉन रीन्यूएबल सोर्स होता है। उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे पेडोजेनेसिस, ये प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ने को आप पेडोजेनेसिस बोलते हैं। पेडोलॉजी क्या होती है? सॉइल की आप स्टडी करते हैं उस ब्रांच को पेडोलॉजी बोलते हैं। वी डोकोचेव को फादर ऑफ सॉइल साइंस बोलते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसके कुछ फैक्टर्स हैं, एक्टिव फैक्टर और इनएक्टिव या पैसिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर्स में सबसे पहले आता है क्लाइमेट, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर्स में लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद इनएक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स में पेरेंट मटेरियल में आता है आपका ऑर्गेनिक रॉक टाइप कैसा है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सॉइल डेवलपमेंट, रिलीफ, टोपोग्राफी एंड स्लोप, लोकेशन, जोग्राफिकल पोजिशनिंग, ह्यूमस, ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट। ये कुछ एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इनको डिटेल में देखते हैं हम नीचे। सबसे पहले आता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल डिटरमाइन करता है मिनरल कंटेंट, सॉइल में कितना मिनरल कंटेंट रहेगा। जैसे रेड और येलो सॉइल्स होती हैं वो हाई आयरन कंटेंट होता है बिकॉज दे फॉर्म फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है। तो आपको याद रखना है पेरेंट मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है एक सॉइल के लिए। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बाय लोकेशंस। सॉइल के कुछ क्लासिफिकेशंस है, जैसे जोनल और अजोनल सॉइल। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जोनल सॉइल्स क्या होती है? मिच्योर सॉइल्स होते हैं दैट रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ local climate and vegetation. They retain feature of the parent material and are usually coarse grained due to less erosion, जैसे रेड और येलो सॉइल होती है, मिच्योर सॉइल होती है। उसके बाद अजोनल सॉइल या इमेच्योर सॉइल, ये विदाउट अ डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल, दे शो मिनिमल फीचर्स ऑफ द पेरेंट मटेरियल ड्यू टू एक्सेसिव वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। दे आर फाइन ग्रेन, वो कोर्स ग्रेन होती है, ये फाइन ग्रेन होती है। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि कौन सी जो सॉइल है वो सॉइल प्रोफाइल नहीं बनाती है। तो जो अजोनल टाइप की सॉइल होती है, अजोनल सॉइल वो इमेच्योर सॉइल होती है और सॉइल प्रोफाइल डेवलप नहीं करती हैं। उसके बाद रिलीफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल के ऊपर वो देख लेते हैं। रिलीफ जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है सॉइल एक्यूमुलेशन एंड सॉइल की थिकनेस को। जैसे माउंटेन स्लोप्स में थिन सॉइल लेयर्स होती हैं ड्यू टू हाई इरोजन से, और प्लेन्स में थिक सॉइल लेयर्स होती है ड्यू टू डिपोजिशन। तो टोपोग्राफी सॉइल की थिकनेस को इम्पैक्ट करता है और ये अफेक्ट करता है सॉइल के कलर को, सॉइल प्रोफाइल एंड फर्टिलिटी को भी। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, डेड में रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। और आता है ह्यूमस, ह्यूमस फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। हायर ह्यूमस कंटेंट लीड्स टू डार्कर कलर एंड हायर फर्टिलिटी। जैसे आपने देखा होगा ब्लैक जो सॉइल होती है
उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है और फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है क्लाइमेट का इम्पैक्ट, टेम्परेचर, रेनफॉल। अगर हाई टेम्परेचर होगा उसकी वजह से बैक्टीरिया एक्टिव रहेंगे और ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। लो टेम्परेचर्स में बैक्टीरिया लेस एक्टिव रहते हैं और उसकी वजह से ह्यूमिक एसिड बन जाता है और सॉइल भी बेकार होता है। तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट देख लिया आपने। उसके बाद आता है इंडिया में सॉइल के टाइप क्या क्या हैं। ये कुछ पोर्शन देख लेते हैं फिर हम ख़त्म करेंगे इसको। सॉइल के फॉर्मेशन फैक्टर्स क्या हैं? सॉइल मेच्योरिटी, फिर रेनफॉल इन्फ्लुएंस। हाई रेनफॉल की वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। लो रेनफॉल की वजह से हाई एवोपरेशन होता है, उसकी वजह से हाई सैलिनिटी बढ़ जाती है, जिससे एरिड सॉइल्स होती हैं। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया की सॉइल्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन जेनेसिस, कलर एंड कंपोजिशन और लोकेशन। सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का अल्टरनेटिव नाम होता है डिपोजिशन सॉइल, अजोनल सॉइल या लोमी सॉइल। ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट बिकॉज सॉइल में से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एलुवियल सॉइल का अल्टरनेटिव नाम है डिपोजिशन सॉइल, अजोनल सॉइल, लोमी सॉइल। इसका फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्स जो रिवर डिपॉजिट करती हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है फाइन पार्टिकल्स, हाई वाटर रिटेंशन, फर्टाइल, नो सॉइल प्रोफाइल फॉर्मेशन। केमिकल प्रोफाइल देखते हैं तो इसमें लिमिटेड नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और सफिशिएंट पोटास होता है। एलुवियल सॉइल का कलर ग्रे कलर का होता है और ये खादर और बांगर में पाई जाती है। लोकेशन इसकी नॉर्थ प्लेन्स में और कोस्टल प्लेन रीजन्स में मिलती है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इंडिया का, जैसे 40% से ज़्यादा एरिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट ब्लैक सॉइल। इसका अल्टरनेटिव नाम है कॉटन सॉइल, रेगुआर सॉइल या ट्रॉपिकल चर्नोजेम सॉइल। इसका फॉर्मेशन होता है वेदरिंग ऑफ बसाल्टिक लावा। जो बसाल्टिक लावा है उसका ओवर द पीरियड वेदरिंग होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर रेनफॉल्स, उसकी वजह से ब्लैक सॉइल बनती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्लावी कलर की वेरी फाइन पार्टिकल्स, ये अब टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज वाटर, मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी सॉइल की मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है? वो है आपकी ब्लैक सॉइल। ये आपको याद रखना है। जब ये व्हेन वेट ये श्रिंक हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, जब ड्राई होती है तो सेल्फ क्लपिंग सॉइल भी बोलते हैं इसको। इसका कलर ब्लैक होता है बिकॉज ऑफ टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। केमिकल प्रोफाइल में जैसे लिमिटेड नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस मिलता है और सफिशिएंट पोटास मिलता है। मैग्नीशिया, एल्यूमिना, लाइम और आयरन ओर मिलता है। लोकेशन इसकी नॉर्थ वेस्टर्न पेनिसुलर इंडिया में पाई जाती है। ये कवर करता है ओवर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का ब्लैक सॉइल। उसके बाद आता है तीसरी सॉइल, रेड येलो सॉइल। इसका अल्टरनेटिव नाम अभी इसमें मिस हो गया, कहीं ना बाद में देखते हैं, कभी दोबारा मेंशन कर देंगे। इसका फॉर्मेशन वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। क्रिस्टलाइन रॉक के वेदरिंग प्रोसेस से रेड येलो सॉइल बनती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और टेक्सचर वेरी करता है। कोर्स अपलैंड एरियाज में कोर्स टेक्सचर होता है और लोलैंड एरिया में फाइनर टेक्सचर होता है। फाइनर सॉइल जो होती है मोर फर्टाइल होती है। इसका कलर रेड बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड होता है और येलो पड़ता है जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, रेड सॉइल है वो येलो सॉइल कब बनती है? जब हाइड्रेटेड हो जाती है। केमिकल प्रोफाइल देख लेते हैं। इसमें लिमिटेड नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस मिलता है और सफिशिएंट पोटास मिलता है। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू में मिलती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलती है। पेनिसुलर प्लेटू का अपने वेस्ट पार्ट में देखा ब्लैक सॉइल मिलती है, ईस्ट पार्ट में रेड येलो सॉइल मिलती है। इसके बाद फोर्थ सॉइल आती है आपकी लेटराइट सॉइल। इसका लेटिन लेटर का मतलब ब्रिक। हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल रीजन्स में पाई जाती है। प्रोसेस इसका कैसा है? हैवी रेनफॉल कॉज लीचिंग। हैवी रेनफॉल वजह से लीचिंग होता है। जो वाटर सॉल्युबल सिलिका एंड लाइम परकुलेट डाउन, लोअर लेयर्स कंटेन सिलिका लाइम, अपर लेयर्स कंटेन हायर आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। इसमें प्रॉपर्टीज़ में ये फर्टाइल नहीं होती, ये आपको याद रखना है। एक सॉइल जो फर्टाइल नहीं है, लेटराइट सॉइल, ये सूखने पर हार्ड हो जाती है, जो ईंट बनाने के काम आता है, ब्रिक्स फॉर्मेशन के लिए भी काम आता है। केमिकल प्रोफाइल में इसकी हाई आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं, लिमिटेड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, पोटास, ह्यूमस पाया जाता है। लोकेशन इसकी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में मिलती है।
इसका यूज़ किया जाता है ओनली प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। तो लेटराइट सॉइल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जो फर्टाइल नहीं होती और ये ब्रिक्स फॉर्मेशन के काम आता है, उसके साथ प्लांटेशन एग्रीकल्चर में भी काम आता है। फिर नेक्स्ट आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्लाइमेट हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल रीजन्स में मिलती है। उसके बाद सैंडी एंड कोर्स पार्टिकल मिलते हैं, वेरी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है इसकी। साथ में केमिकल प्रोफाइल देखते हैं तो अबंडेंट लाइम मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। उसके साथ में ये इनके लोअर लेयर्स में लाइम अमाउंट इंक्रीज होता है, इसकी वजह से कंकर लेयर बनती है जो रेस्ट्रिक्ट करती है वाटर पर्कुलेशन टू लोअर लेयर्स। ये कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर विद रेगुलर इरिगेशन आप करते हैं तो इसको एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एरिड सॉइल का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में। उसके बाद 6th क्लासिफिकेशन आता है सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल। इसका अल्टरनेटिव नेम है रह, कलर, ऊसर। ऊसर आपको याद रखना है, सैलाइन सॉइल्स को बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन फैक्टर में आप देखेंगे एक्सेस इरिगेशन आप करते हैं किसी लैंड का या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कंबाइन विद हॉट या एरिड कंडीशंस एक्सेसिव इवापोरेशन पुल्स सॉल्ट अपवार्ड्स वाया कैपिलरी एक्सेशन। आप ज़्यादा इरिगेशन करते हैं या फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो सैंड में सॉल्ट है वो ऊपर आ जाता है, अपर लेयर्स में आ जाता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। उसकी वजह से वाइट सरफेस लेयर बन जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हाईली सलाइन होती है, सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा होता है और लेस फर्टाइल है। इस अप्लाई जिप्सम या रॉक फॉस्फेट। अगर आप इस सॉइल में जिप्सम या रॉक फॉस्फेट यूज़ करते हैं तो इसकी सैलिनिटी आप कम कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सैलिनिटी कैसे कम किया जा सकता है, रॉक फॉस्फेट या जिप्सम की वजह से। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका रन ऑफ कच्छ वाले रीजन। फिर आता है 7th क्लासिफिकेशन पीटी सॉइल। इसका अल्टरनेटिव नेम है स्वैम्पी सॉइल। ये पाई जाती है वेटलैंड एरियाज़ में, कोस्टल रीजन्स में, तराई एरियाज़ में। इसमें लिमिटेड नाइट्रोजन मिलता है और फॉस्फोरस मिलता है, सफिशिएंट पोटास मिलता है। इसका कलर डार्क ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ हाई ऑर्गेनिक मैटर और इनमें पुअर ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है बिकॉज ऑफ वाटर लॉ कंडीशंस में। लास्ट क्लासिफिकेशन है सॉइल का माउंटेन सॉइल। ये अल्टीट्यूड पे पाई जाती है, हाई अल्टीट्यूड पे, माउंटेन स्लोप्स पे, डीप वैलीज। फर्टाइल सॉइल होती है। दो तरीके के केमिकल वेरिएशन होता है, टेम्परेट माउंटेन और ट्रॉपिकल माउंटेन। ये नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के जो माउंटेन्स रीजन्स में उसमें पाई जाती है। ये हमने पढ़ा जो इंडिया की 8 सॉइल की क्लासिफिकेशन है। इसके साथ में जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने भी क्लासीफाई किया इंडिया की सॉइल को 12 क्लासिफिकेशन में। उनके नाम देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है एरिडी सॉइल्स। एरिडी सॉइल्स पाई जाती है आपकी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में। उसके बाद आता है वर्टिसोल्स जिसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, इसको सेल्फ प्लफिंग सॉइल भी बोलते हैं। फिर आता है एल्फी सॉइल्स। एल्फी सॉइल रेड सॉइल होती है जो रेड कलर में है और एल्यूमिनियम में फेरिक मटेरियल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये फर्टाइल सॉइल है। उसके बाद जेली सॉइल्स मिलती है, ये टुंड्रा रीजन्स में पाई जाती है, ब्लू ग्रीन कलर की होती है। फिर आता है एंडी सॉइल्स। एंडी सॉइल्स को वॉल्केनिक सॉइल भी बोलते हैं। इसमें हाई वाटर रिटेंशन, फर्टाइल होती है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और फॉर्म्ड बाई वॉल्केनिक आस। फिर 6th क्लासिफिकेशन आता है मॉली सॉइल्स। ये ग्रासलैंड सॉइल्स बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है चेरनोजेंट, ये डार्क कलर की होती है। फिर आता है इंसेप्टी सॉइल्स। इंसेप्टी सॉइल्स को एल्विल प्लेन्स में पाई जाती है। फिर आता है हिस्टोसोल्स जो पीटी एंड वेटलैंड सॉइल्स बोलते हैं। ऑक्सीसॉल्स इक्वेटोरियल सॉइल बोलते हैं, हाईली वेदर्ड सॉइल है। इनके आपको नाम याद रखने का भी कोई प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। फिर आता है अल्टीसोल्स जिसको ट्रॉपिकल ह्यूमिड सॉइल्स बोलते हैं बिकॉज अबंडेंट आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स वजह से। फिर आता है स्पोडोसॉल्स, दिस इज़ कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड पेडोजोल सॉइल। ये एसिडिक नेचर की होती है। स्पोडोसॉल्स है वो एसिडिक नेचर की होती है। उसके बाद आता है एंटीसोल्स, इट इज़ इमेच्योर सॉइल विद नो सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है जिसमें सॉइल प्रोफाइल नहीं बनती, एंटीसोल। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ छोटा सा टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन को लेकर।
सॉइल है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन होता क्या है? डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, इसको सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है सॉइल इरोजन, द कटिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। द साइकिल ऑफ सॉइल इरोजन के प्रोसेस में क्या क्या साइकिल हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आता है स्प्लैश इरोजन। ये मेंस के पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। द साइकिल ऑफ सॉइल इरोजन प्रोसेसेस। सबसे पहले स्प्लैश इरोजन, इसमें क्या, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द सॉइल कॉज द इनिशियल डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। फिर आता है सीट इरोजन, रिमूवल ऑफ द होल अपर लेयर ऑफ सॉइल विद रेन वाटर, अकर्स ऑन द स्टीप स्लोप एरियाज में। स्लोप एरियाज में पूरी सॉइल की सीट इरोजन हो जाता है। उसके बाद आता है रिल इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड सैलो चैनल्स इन सॉइल ड्यू टू वाटर। फिर आता है गली इरोजन, व्हेन रिल्स बिकम वाइडर एंड डीपर, वो रेवाइंस बनाती है, उसको बोलते हैं गली इरोजन। इसको बेडलैंड टोपोग्राफी भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल चंबल रीजन की रेवाइंस जो है। फिफ्थ कलर का इरोजन होता है विंड इरोजन, प्रोसेस ऑफ सॉइल ब्लोइंग अवे बाई विंड, जो डेजर्ट एरियाज में होता है। फिर सिक्स्थ में स्ट्रीम और चैनल इरोजन, हाईली इंटेंसिटी वाटर स्ट्रीम्स इंक्रीज इरोजन एंड कटिंग डीपर अंटिल अटेनिंग ए स्टेबल स्लोप। तो ये कुछ इरोजन के प्रोसेस हैं या उनकी साइकिल है, वो आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के, वो नेचुरल भी हो सकते हैं या एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग, झूम कल्टिवेशन, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, माइनिंग, रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसके बाद कुछ मेथड्स हैं जैसे लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, जैसे मल्चिंग क्या होता है? कवरिंग सॉइल। अनकवर्ड ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इसके बेनिफिट क्या है? कंजर्व करता है सॉइल मॉइस्चर को और इरोजन को रिड्यूस करता है। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है मल्चिंग। दूसरा है टेरेस फार्मिंग, ये स्टीप स्लोप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड स्टेप्स टेरेसेज आर बिल्ट ऑन हिल साइड टू क्रिएट फ्लैट फार्मिंग सर्फेसेज, दिस इज क्रिटिकल बिकॉज ये रिड्यूस करते हैं सरफेस रन ऑफ को और डायरेक्टली मिटिगेट्स सॉइल इरोजन। फिर आता है कंटूर प्लफिंग, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इस स्लोप मैनेजमेंट में लगाया जाता है। प्लफिंग इज डन पैरेलल टू द नेचुरल कंटूर लाइन ऑफ हिल, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है नेचुरल वाटर फ्लो में और रिड्यूस करते हैं इरोजन अलॉन्ग विद वाटर फ्लो। फिर आता है कंटूर बैरियर्स, ये कलेक्ट करता है एक्सेस वाटर को, ट्रेंचेस बिल्ड किए जाते हैं इन बैरियर के सामने। फिर आता है रॉक डैम, ये प्रोटेक्ट करता है चैनल्स को, प्रिवेंट करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल को। स्मॉल डैम्स बनाए जाते हैं रॉक्स के टू डिक्रीज वाटर फ्लो रेट। उसके साथ में वेजिटेटिव एंड क्रॉपिंग टेक्निक्स भी हैं कुछ। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? विंड मिटिगेशन, अ रो ऑफ ट्रीज प्लांटेड पर्टिकुलर इन कोस्टल एंड एरिड एरियाज, ये क्या करते हैं? विंड की स्पीड को कम करते हैं और विंड इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। साथ में आता है स्ट्रीप फार्मिंग, ये क्रॉप अरेंजमेंट, ग्रास की रोज़ लगाई जाती है फूड क्रॉप्स के साथ बीट में, बिकॉज ऑफ ये रिड्यूस करती हैं फोर्स जनरेटेड बाई विंड्स अगेंस्ट द मेन क्रॉप्स। फिर आता है आपका इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली इन अल्टरनेट रोज, ये कुछ मेथड हैं। वेजिटेटिव एंड क्रॉपिंग टेक्निक सॉइल इरोजन को कम करने के लिए। उसके बाद में एक क्रॉप रोटेशन यूज़ करते हैं, क्रॉप साइकिल, मिक्स्ड फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सॉइल को सेव करने के लिए। तो आज हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने क्लाइमेट पढ़ा इंडिया का, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ा, कोपेन क्लासिफिकेशन। फिर हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा, फिर हमने सॉइल एंड सॉइल के जनरल टाइप 8 टाइप और यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 12 टाइप पढ़े। फिर हमने सॉइल कंजर्वेशन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेशन एंड ट्राई करेंगे हम रॉक सिस्टम ख़त्म करने का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी, 10 दिन का हमारा टारगेट है। उसके बाद हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की साथ साथ डेली की क्लास स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव आप इसको यूपीएससी यानी स्टेट पीएससीज़ में यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा।